उर्मिला जी। धन्यवाद। घर आंगन मिट्टी दीप जले, रंगोली सबके द्वार सजे, व्यंजन की सौंधी खुशबू संग जब रिश्तों में मिठास घुले, सत्य की शक्ति का उत्सव हर कोई नव परिधान सजे, माँ लक्ष्मी के भव्य स्वागत में जब पूजा में सुरताल लगे, कार्तिक मास की अमावस्या भी जब पूर्णिमा से रात खिले, वह दीपावली ही हो सकती केवल जहां हर त्योहार की आभा मिले, जहां हर त्योहार की आभा मिले। तो मेरी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जन, सभी कविगण को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और ऐसी कामना करती हूँ कि आपकी यह जो दीपावली है आपके जीवन में अनेकों खुशियां लेकर आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एसीटी यूनिवर्सल के समूह अनुशीलन की यह छठी बैठक है और जो अनुशीलन है वह संगीत, साहित्य, नाट्य, चित्रकला और भाषण कला आदि को समर्पित है। और यह जो गोष्ठी है वह दीपावली विशेष ही रखी गई है जो कि क्यू स्टील कंपनी द्वारा प्रायोजित है और आपको यह जानकर खुशी होगी कि इसके संस्थापक आदरणीय धैर्य नारायण झा जी भी आज कवि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। तो आज की इस बैठक में मैं डॉक्टर उर्मिला चौधरी अनुशीलन समूह की प्रभारी होने के नाते आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रही हैं वे यूएई की जानी मानी लेखिका डॉक्टर आरती लोकेश जी हैं, लेकिन आरती जी किसी कारणवश थोड़ी देर बाद ही जुड़ पाएंगी, इसलिए मैं कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए हमारे जो अनुशीलन के संस्थापक हैं आदरणीय आलोक जी, उनसे निवेदन करती हूँ कि वे कार्यक्रम को प्रारंभ करने की हमें आज्ञा दें। तो आदरणीय माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए शुभ कार्य के लिए आप आमंत्रित हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो माँ सरस्वती के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आदरणीय अनुबाफना जी को बुलाना चाहूंगी कि वे अपनी सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद उर्मिला जी, सभी को सादर प्रणाम। माँ वीणा पाणी के चरणों में सार छंद में कुछ शब्द कुसुम। हाथ जोड़ करती अभिनंदन मति प्रदायिनी माता, हाथ जोड़ करती अभिनंदन मति प्रदायिनी माता, सिद्धि बुद्धि संपूर्ण कलाएं जगत तुझी से पाता, वीणा की गर्दन है शिवमय गौरी तार बसे है, पुल पर लक्ष्मी है सिर विष्णु सुख की धुन बरसे है, वीणा वादिनी परम कृपालु जो जपता तर जाता, सिद्धि बुद्धि संपूर्ण कलाएं जगत तुझी से पाता, हाथ जोड़ करती अभिनंदन। जय मां शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी, बहुत ही सुंदर आपने पानी में यह वंदना गाई है। और उसके बाद अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े से नियम जो हमारे हैं कि सब जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं वे समय सीमा का अवश्य ध्यान रखें, जैसे कि 4-4 मिनट सभी को दिया गया है और जैसा कि क्रम भी आपके साथ साझा किया जा चुका है, तो आप क्रम के अनुसार तैयार रहें। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, कविताएं सुनते हैं और कविगण में सबसे पहले जो मैं बुलाना चाहूंगी वे हैं हमारी आदरणीय आदरणीय अमृत बिसारिया जी। तो अमृत बिसारिया जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, दुबई से जुड़ी हैं और इनका अगर मैं छोटा सा परिचय इनका देना चाहूँ तो 2 बार विश्व रिकॉर्ड होल्डर रह चुकी हैं और अब तक इनकी 9 पुस्तकें प्रकाशित हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कई सम्मान जो है आदरणीय प्राप्त कर चुकी हैं। तो आदरणीय आपका हार्दिक स्वागत है, दिवाली से संबंधित अपनी रचना का पाठ कीजिए। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, मुझे इतने अच्छे शब्दों से आमंत्रित करने के लिए। मैं अमृत बिसारिया अनुशीलन मंच को नमन करती हूँ।
आप सभी प्रतिष्ठित एवं प्रबुद्ध साहित्यकारों का वंदन अभिनंदन करते हैं। विशिष्ट और सम्माननीय मंच से जुड़कर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आप सभी से मिलकर मिलकर प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। सभी श्रोताओं एवं दर्शक गण को भी मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। तो मेरी प्रस्तुति है आज की, जैसे दीपावली विशेष में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी कविता का शीर्षक है दीपावली मनाएंगे। आंगन महलों में जगमग दीप जलाएंगे, कुटिया आंगन महलों में जगमग दीप जलाएंगे, कर प्रज्वलित पुंज प्रकाश खुशियां मिल के मनाएंगे, कर प्रज्वलित पुंज प्रकाश खुशियां मिल के मनाएंगे, कुटिया आंगन महलों में जगमग दीप जलाएंगे। बंधु बांधों से स्नेही हो मंगल मंगल गाएंगे, कुटिया आंगन महलों में जगमग दीप जलाएंगे। अभी अभी विजय पर्व पर रावण का संहार हुआ, अभी अभी विजय पर्व पर रावण का संहार हुआ, राम हुए विजयी युद्ध में मानवता विस्तार हुआ, राम हुए विजयी युद्ध में मानवता विस्तार हुआ। इसी खुशी में दीप जलाकर इसी खुशी में दीप जलाकर स्वागत स्वागत गाएंगे, कुटिया आंगन महलों में जगमग दीप जलाएंगे। बीत गया वनवास धरा का हुई प्रकाशित मानवता, बीत गया वनवास धरा का हुई प्रकाशित मानवता, बदली ऋतु बदला है मौसम, बदली ऋतु बदला है मौसम, खुश घर भूमि पुत्र हुआ। क्योंकि अनाज भी बहुत पैदा हो गए हैं, तो खुश घर भूमि पुत्र हुआ। उनका है खाद्यान्न भरा, अब ठंड में अलाव जलाएंगे, जगमग जगमग दीप जलाएंगे, जगमग दीप जलाएंगे। विघ्न करता दुख दूर करेंगे, मंगल मंगल गाएंगे, विघ्न करता दुख दूर करेंगे, मंगल मंगल गाएंगे। धन्य धान्य खुशियों की देवी, धन्य धान्य खुशियों की देवी, माँ लक्ष्मी की पूजा करके चौक बनाकर मूर्ति सजाकर आह्वान कर लक्ष्मी गणेश का, चौक बनाकर मूर्ति सजाकर आह्वान कर लक्ष्मी गणेश का, मंगल बेला लाएंगे, जगमग दीप जलाएंगे, जगमग दीप जलाएंगे। दूर अंधेरा करे विश्व का, दूर अंधेरा करे विश्व का, दुख को दूर करेंगे हम, मिलकर हंसी खुशी से दियों में तेल भरेंगे हम, मिलकर हंसी खुशी से दियों में तेल भरेंगे हम, जगमग दीप जलाएंगे, हम सब खुशी मनाएंगे, जगमग दीप जलाएंगे, हम सब खुशी मनाएंगे। कुटिया आंगन महलों में जगमग दीप जलाएंगे, जगमग दीप जलाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत ही सुंदर कविता आपने गाई। और मैं कहूँगी ऐसी ही हमारी कामना है कि हमारी जो दीपावली है वह ऐसी ही शुभ शुभ हो। तो चलिए मैं इसी कड़ी में अगला नाम लेना चाहूंगी आदरणीय विनीता सिन्हा जी का, और इनका छोटा सा परिचय मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी कि ये 25 वर्षों से हिंदी की शिक्षिका रही हैं और 12 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने कविता और कहानियां लिखना प्रारंभ कर दिया था। और आप सबको जानकर यह बहुत खुशी होगी, जो इनकी पहली कहानी है वह बहुत ही नामी पत्रिका धर्मयुग, हिंदी साहित्य की नामी पत्रिका है यह, इसमें इनकी पहली कहानी छपी थी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है अपने में। तो आदरणीय विनीता सिन्हा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ मंच पर कि आप आएं और अपनी दीपावली से संबंधित अपनी रचना का पाठ करें। स्वागत है आपका। धन्यवाद महोदया। और इतना अच्छा मेरा परिचय आज तक किसी ने नहीं दिया था, और इतने वरिष्ठ लोगों के साथ मैं ये मंच शेयर कर रही हूँ, उनके साथ हूँ। ये मेरी मन की आत्मा जो है, मेरी आत्मा को एक बहुत सुकून मिल रहा है कि मैं इतने लोगों के साथ इस मंच को बांट रही हूँ। एंड इसके लिए मैं श्रीमान आलोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। एंड मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। मेरी कविता थोड़ी सी अलग है। मैंने दिवाली की आत्मकथा लिखी है कि वो दिवाली कैसा महसूस करती है। दिवाली, मैं दिवाली हूं, अमावस मेरी सहचरी, रोशनी मेरा दामन, मैं निराली, मैं नवेली, मैं सबकी दिवाली हूं। अनंत की अभिलाषा,
खुशियों की चाह, द्वार की रंगोली, मैं सजीली दिवाली हूँ। राम की आन, सीता का मान, अयोध्या का अरमान, खुशियों की बारात, मैं दशरथ के इंतजार को मिटाती, जगमगाती दिवाली हूँ। हर घर से उठी जो चौके की महक, चौके मतलब रसोई घर, हमारे बिहार में रसोई घर को चौका बोला जाता है। पुआ की मिठास की, इमली की खटास की, पकवानों के भरमार की और बच्चों के अरमान की, वही हठेली ठुमकती दिवाली हूं। एक हुक सी उठी फिर, सुनसान घर की देहरी की, सिसकते द्वार की कुंडी की, थकते आंखों की टूटती आस की, वही पुरानी बेरंग बेमजा दिवाली हूं। बिना तेल का दिया, बिन रंगोली द्वार, बिन पकवान चौका, मैं भी कैसी फीकी दिवाली हूं। कहां से दे दूं इस घर का लाल, जो शहीदों में नाम लिखवा गया, रोशनी चुरा कर ले गया, सभी दियों से जाते जाते, उसके बूढ़े माँ बाप की, उसके बच्चों के ठहरे मन की, उसकी शहीदा, उसकी विधवा को मैंने शहीदा का नाम दिया है, यहां मैंने उसे विधवा नहीं शहीदा कहा है, के मरे मन की वो चुप आवाज हूं। दिवाली नहीं, मैं एक आ हूं। उन सुनी आंखों में रंगों के धार भर जाती, काश मैं उस द्वार की रंगोली बन जाती। काश मैं उस घर को यह कह पाती, हंसो मैं आई हूं। अब सब संभलने लगा है, धीरे धीरे नौनिहाल भी हुलसने लगे हैं, दरवाजा भी अब खुलने लगा है, लगता है समय बदल रहा है। मेरा मंजर भी अब ढल रहा है, लोग मुझसे डरने लगे हैं, मेरे नाम पे व्यापार करने लगे हैं। विदेशी दिवाली भूलकर एक आत्मीय व्यवहार करो ना, मेरे दिव्य लौ को मिट्टी में भरो ना। मेरे पटाखों के बजाय भूखे पेट को मिठाई से भरो ना, पटाखों के बजाय भूखे पेट को मिठास से भरो ना। अपने घर के साथ साथ दूसरों के घरों में मुझे भेजो ना। प्रदूषण के बजाय स्वच्छता को अपनाओ ना। मेरे मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, कभी तो जानो। मेरे अंधेरे को कोई तो पहचानो। मैं दिवाली हूं, कोई मुझे तो समझो। मेरी लौ की गर्माहट हर घर तक पहुंचे, ये मेरी इच्छा है दिवाली की। मेरी लौ की गर्माहट हर घर तक पहुंचे, जब मैं आऊं हर घर को छू जाऊं। विश्व के तम को मेरी धाह मिले, हर घर में राम बसे, हर मन अयोध्या हो। बिना वजह खुशियां मिले मुझे भी कभी, मैं भी सबसे कह सकूं, उठो पढ़ो संभलो, फिर से नया कुछ कर जाओ। मैं आई हूं, दीप नहीं मन को प्रज्वलित करो। मेरे संग संग हौसला भी बुलंद करो, तभी मैं जग को रोशन कर सकूंगी। इंसान को नहीं उसकी बुराई को बांटो, उसकी खुशियां नहीं दुख को बांटो। बना दो मुझे अजर अमर, हर आंगन का प्रहरी मैं बनूं। मेरी लौ से रोशन हो हर शहर, मेरी लौ से रोशन हो हर शहर। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आदरणीय, हमने दीपावली का ऐसा मानवीय चित्रण आज तक किसी भी कविता में नहीं सुना था, आपने सुनाया, हम धन्य हुए, बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय निशा गिरी जी को। आदरणीय निशा गिरी जी उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, फिर आप बताएंगे? जी नहीं, निशा जी नहीं है अभी। निशा जी नहीं है, तो चलिए उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय देवयानी रानी जी को। तो देवयानी रानी जी अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच दुबई की महासचिव हैं और उत्तम लेखन के साथ साथ ये अनुवादक भी रही हैं और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी रचनाएं समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि सदैव इनके मुख पर एक मुस्कान रहती है जो सदैव खुशियां ही बिखेरती है। तो स्वागत है आदरणीय आपका कि आप अपनी मीठी सी कविता लेकर आए और सबको लाभान्वित करें। धन्यवाद। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी।
आप सबके अराउंड होते हुए तो नेचुरली मुस्कान आ ही जाती है। शुक्रिया। मंच को प्रणाम, सभी गुणजनों को सादर नमन। और अब दिवाली जस्ट कुछ दिनों में है, तो हम तो पकवान बनाने में काफी माहिर भी हैं सब लोग, और बिजी होंगे, तो अलग अलग जायके चखने को मिलेंगे। तो जिंदगी में भी इस तरह के काफी जायके हैं। वैसे अगर वक्त थोड़ा हो तो इजाजत चाहूंगी उर्मिला जी से, क्योंकि मेरी ये कविता बहुत छोटी है, तो शायद मैं 2 भी सुना सकूं अगर आपकी इजाजत हो तो पहली मेरी कविता है जिंदगी के जायके। जिंदगी कभी भी बेस्वाद ना थी, अपनों ने इसे जो इतना मीठा बना दिया। हर एक पंक्ति में मैंने किसी जायके का उल्लेख किया है। चटपटी बातें इनके साथ इतनी जो की लगा, उन पलों को जैसे मन भर के जी लिया। जिंदगी कभी भी बेस्वाद ना थी। दोस्तों में जो मिटी आपस की कड़वाहट, महकने लगी रिश्तों की भीनी भीनी खुशबू, इसे कायम रखने के लिए दुश्मनों से भी ना की कभी बगावत। जिंदगी कभी भी बेस्वाद ना थी। तीखे लफ्जों को अनदेखा करके, नमक मिर्च लगी बातों पे ना किया गौर, खट्टी मीठी यादों के लम्हों को जिया जी भर के। जिंदगी कभी भी बेस्वाद न थी। नमकीन आंसुओं में थी खुशी की मधुरता, जब मिल बैठे अपने कोई दुख बांटने। रिश्ते यही तो है, प्रेम, अपनापन और मित्रता। जिंदगी कभी भी बेस्वाद न थी। उम्रों को एहसास हो कि हुई एक मीठी शाम जिंदगी की, मगर दिल कहे ये तो लज्जतदार दावत है महफिल के शुरुआत की। जिंदगी कभी भी बेस्वाद न थी। दुख का दरदरापन, प्रेम की मृदुता, दीनता का खस्तापन, तन्हाई का रूखापन, संतोष की महीनता, सुख का चस्का, यही सब दे जिंदगी को एक बेहतरीन जायका। जिंदगी कभी भी बेस्वाद न थी। धन्यवाद। तो मिला जी, अगर हाँ हाँ बिल्कुल, सुनाइए, आप सुनाइए। और मेरी दूसरी कविता शायद काफी जनों ने सुनी होगी, बट अभी तो त्योहार का मौसम है, सो सभी महिलाएं काफी खरीदारी कर रही होंगी, तो साड़ियां तो बहुत जनों ने खरीदी होंगी। तो मेरी कविता साड़ी पे ही आधारित है। साड़ी। महज यह एक वस्त्र ही नहीं, बल्कि भारतीय नारी का प्रतीक है। वाकई ये कहीं और दिखे ही नहीं, परंतु सुंदरता इसकी असीम है। माँ, दादी, नानी और बहन बहने पहने इसे अलग अलग तरीके से, लपेटते ही इसे तहजीब आए सलीके से। 6 या 9 गज लंबी कहलाती ये साड़ी है, पर इसमें समाई ये अनंत दुनिया सारी है। हर साड़ी के पीछे छुपी एक सुंदर कहानी है, हो चाहे वो कांथा, लहरिया, तांत या जामदानी है। प्रत्येक स्त्री को इसे खरीदने में मिले खुशी अपार, चेहरे पर ये लाए मुस्कान जब मिले यही उपहार। प्रकार इसके अनेक, जैसे चंदेरी, बांधनी, संबलपुरी या कलमकारी है। निखारे ये स्त्री सौंदर्य इसकी सबको जानकारी है। अब जीवन के हर एक चरण में साड़ी, किस तरह साड़ी का योगदान है या महत्व है, इसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। बचपन गुजरा इसी आंचल के साए, नन्हा बालक इसकी आड़ में ममता और प्रेम पाए। जवानी की मोहब्बत की छेड़छाड़ करते आशिक, छोड़ दो आंचल गाए, तो कोई इसके पल्लू का कोना फाड़कर जख्मों पर लगाए। विवाह में दुल्हन सजे पहन कांजीवरम, बनारसी या पटोला, उस पल उसे लगे जैसे सामने हो कोई उड़न खटोला। बुढ़ापे में यही पहुंचे कईयों के आंखों की नमी, और कभी ना महसूस होने दे कोई भी कमी। इस पहनावे की हर वामा की प्रतिमा से है प्रेम और भक्ति। द्रौपदी को भी आपत्ति में इसने प्रदान की एक अजब शक्ति। नारित्व कायम रखकर खूब लड़ी मर्दानी, जब साड़ी पहन मैदान में उतरी बलवान व प्रभावी झांसी वाली रानी। साड़ी पहन अंतरिक्ष की खोज में भरी उड़ान, यही नारी बने हमारे देश की आन बान और शान, जब चांद पर पहुंचा हमारे भारत का चंद्रयान। पसंद हमें तो सभी है, खासकर पैठनी, गढ़वाल और चिकनकारी है, मगर करघे से निकली
हर साड़ी की बात ही कुछ निराली है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवयानी जी, आपने दोनों कविताएं सुनाई और एक से एक बढ़िया। और जिंदगी कभी भी बेस्वाद न थी, और साड़ी का अलग अलग रूपों में जो प्रयोग है वो भी हमने आपकी कविता में सुन ही लिया। तो चलिए, अब अगला जो मैं आमंत्रण है वो देना चाहूंगी आदरणीय अनुबापना जी को, जिनके मुख से आप सरस्वती वंदना सुन चुके हैं। तो बहुत जल्दबाजी में उनको पहले बुला लिया गया था, अभी मैं विधिवत रूप से उनका परिचय देते हुए उनको मैं बुलाना चाहूंगी। तो आदरणीय का परिचय है कि वागीश की उपाध्यक्षा हैं ये, अनन्य की उपसंपादिका हैं, और उसके साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ये जुड़ी हुई हैं। और इनकी विशेषता है कि ये छंदबद्ध रचनाएं लिखती हैं और उन्हें गाती भी उतना ही अच्छा है, और इनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आदरणीय, आपका स्वागत है कि आप अपनी रचना का पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी, बहुत ही सुंदर सधाव का संचालन। और सभी को पुनः प्रणाम। और दिवाली विशेष पढ़ना है तो सुनाती हूँ चौपाई छंद में एक रचना आपको मैं। सब भक्तों के पालनहारे, सब भक्तों की पालनहारे, गूंज रहे उनके जयकारे, परम शक्ति सबके रखवाले, जय हो नीली छतरी वाले, आदि अनंत शक्ति के दाता, धर्म कर्म वेदों के ज्ञाता, मितभाषी तुम महामनस्वी, रघुकुल गौरव महातपस्वी, महाभुजा राघव उपकारी, जगद गुरु है कोदंडधारी, प्राण प्रतिष्ठा मंगल बेला, चहल पहल ज्यों सजता मेला, सरयू तट की छटा निराली, अवध मनाता आज दिवाली, अक्षत कुमकुम थाल सजे हैं, नर नारी भी सजे धजे हैं, चौक पुराए मंगल गाए, घर आंगन में दीप जलाए, संग जानकी लक्ष्मण आते, राम दूत भी शीश नवाते, बजे नगाड़े शंख मलंगा, निकल पड़ी है जटा से गंगा, तीनों लोकों के सब प्राणी, देख रहे यह क्षण कल्याणी, राम लला जब चरण धरेंगे, पुष्पों से सत्कार करेंगे, कमल नयन जब पट खोलेंगे, चंदन संग केसर घोलेंगे, तिलक करें दशरथ नंदन का, केसर में घुलते चंदन का, रघुपति नंदन कुल उजियारे, जय 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 गूंजे जयकारे, प्राण प्रतिष्ठा हो रही, पूज्य अयोध्याधीश, सब लोकों से देवगण बरसाते आशीष। जय श्री राम। सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। अनु जी, बहुत ही मधुर प्रस्तुति आपकी, और एकदम वातावरण आपने भक्तिमय बना दिया, और इसका आनंद सभी हमारे श्रोतागण ने लिया है। तो चलिए आगे, जो मेरा अगला मैं आमंत्रण देना चाहूंगी, जो कि पिछले 20 वर्षों से हिंदी की विभागाध्यक्षा रह चुकी हैं, नवचेतना ई पत्रिका की संपादिका हैं, और विश्व रंग 2024 में मॉरिशस के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के द्वारा इनकी पुस्तक कतर की चयनित रचनाएं, उसका विमोचन हुआ है। तो मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय शालिनी वर्मा जी को। आदरणीय, स्वागत है आपका। धन्यवाद उर्मिला जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस मंच पर सबको प्रणाम करती हूँ। और अनु जी, बहुत अच्छी रचना आपकी, मुझे लगा मतलब मन खुश हो गया। जब अच्छा सुनते हैं तो मन खुश हो जाता है। तो मेरी रचना का अभी मैं चूक गई, इसमें अपना शीर्षक मैंने भेज दिया, फिर मैंने देखा कि कल करवा चौथ है, मैं उस पर पढ़ना चाहिए था। तो पर आज जो रचना पढ़ रही हूँ वो है कागज के रावण। तो आपके सामने रचना रखती हूँ और चाहूंगी आप सब आशीर्वाद अपना दें। एक संवाद श्री राम और रावण के बीच कुछ यूं हुआ। पूछता है रावण श्री राम से, मैंने ऐसा क्या किया
जलता हूँ सदियों से और कितने रावण फूकोगे। जलता हूँ सदियों से और कितने रावण फूकोगे। कागज के रावण बहुत जलाए, कब मन के रावण फूकोगे। कागज के रावण बहुत जलाए, कब मन के रावण फूकोगे। एक संवाद श्री राम और रावण के बीच कुछ यूं हुआ। पूछता है रावण श्री राम से, मैंने ऐसा क्या किया, हाहाकार मचाए अब तुम्हारी बस्ती में। मैंने तो पावन रखा सीता को अपनी नगरी में, पर कितनी निर्भया कलंकित हो रही तुम्हारी अपनी बस्ती में। जलता हूँ सदियों से और कितने रावण फूकोगे। कागज के रावण बहुत जलाए, कब मन के रावण फूकोगे। कागज के रावण बहुत जलाए, कब मन के रावण फूकोगे। अर्थ सारे व्यर्थ हो रहे, अर्थ सारे व्यर्थ हो रहे, लोभी पापी भरे पड़े हैं। मानवता चित्कार कर उठी, कैसी ये कमजोरी है। बहन के स्नेह में कदाचित हुई भूल की सजा अब तक पाता हूँ। जलता हूँ सदियों से और रोज पछताता हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर लेने हर वर्ष में आता हूँ और एक दुष्कर्म की सजा आज तक पाता हूँ। पर इस धरती पर चारों ओर कितने ही रावण पाता हूँ और सीता से भी बुरी दशा में लाखों को मैं पाता हूँ। जलता हूँ सदियों से और कितने रावण फूकोगे। कागज के रावण बहुत जलाए, कब मन के रावण फूकोगे। कागज के रावण बहुत जलाए, कब मन के रावण फूकोगे। मुझे फूकना अब तुम छोड़ो, मुझे फूकना अब तुम छोड़ो, बातों की जगह कुछ काम करो। राम राज के लिए तुम सब मिलकर अब तो कोई पहल करो। कागज के रावण बहुत जला लिए, कागज के रावण बहुत जला लिए, पर अब धरती उत्थान करो। जिंदा रावण को तुम पकड़ो और उनका अब संहार करो। जिंदा रावण को तुम पकड़ो और उनका अब संहार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत ही हमें वाकई मन के रावण को फूंकने की आवश्यकता है, जो अहंकार और द्वेष रूपी रावण हमने पाल रखा है, और वही मेरे ख्याल से सच्ची दिवाली होगी। तो चलिए, बहुत ही सुंदर कविता आपकी। और इसके बाद इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आदरणीय धैर्य नारायण झा जी को। धैर्य नारायण जी, इनका परिचय मैं छोटा सा देना चाहूंगी कि आदरणीय जो है क्यू स्टील कंपनी के संस्थापक हैं और हमारे आज की गोष्ठी के प्रायोजक भी हैं। और जितने अच्छे ये कवि हैं उतने ही ये प्रबुद्ध वक्ता भी हैं। जिस विषय को पकड़ते हैं उसे बिल्कुल गहराई से उस पर चिंतन मनन करके बिल्कुल जो है अपने विचार रखते हैं ये। तो आज हमारे समक्ष ये जो कविता लेकर आए हैं मैथिली भाषा में, सतत विकास। तो स्वागत है आदरणीय आपका कि आप आए और अपनी कविता सुनाएं। आप सबों को नमस्कार, प्रणाम। उर्मिला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही दयालु हैं। सतत विकास माँ लक्ष्मी के कृपा से हो और हमारी सृष्टि बची रहे, उन्नति के प्रगति पे हम अग्रसर हों, इस विषय पे मैंने मैथिली में लिखी है। हिंदी में मुझे लगता है कि समझना कठिन नहीं होगा, फिर भी चूंकि हिंदी और मैथिली व्याकरण थोड़े अलग हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पे मैं लबित छुई बोलूँगा तो मतलब लाता हूँ, उसका मतलब हुआ। दूसरे उदाहरण के तौर पे अगर करित छी बोलता हूँ तो करता हूँ, समझ लीजिएगा। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्थिक प्रगति लायब, निर्धनता के दूर भगायब, मुदा एहन विकास सो नहीं भेटत तृप्ति, के बाँचत जौ नहीं प्रकृति, सबटा में संतुलन लबैत छी, औ सतत विकास करैत छी। वायु आ जल थल की रक्षा, अपना लोकनिक छी परीक्षा, पाताल सो आकाशक दूरी, निर्मल राखब बड जरूरी, हरित ऊर्जाक संचार करैत छी, औ सतत विकास करैत छी। कम हुआ प्रकृतिक दोहन, फिर सो उपयोग पाछू उत्सर्जन, भंगठल चीजक करब मरम्मति, नहीं फेंकब बिन सोच समझे, पुनर्चक्रण के जोगार करित छी, और सतत विकास करित छी। और अंत में रहत विकास आवश्यक, रहत विकास आवश्यक,
परंतु लायब समता भाव समाजक स्वस्थ पर्यावरण के आशा संयम जीवन के परिभाषा पूर्ण चौरक पथ करैत छी और सतत विकास करैत छी और सतत विकास करैत छी। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत ही सुंदर कविता। और इस सतत विकास के लिए हमें जो समता का भाव, समानता का भाव है, वो सब में होना चाहिए। बहुत ही सुंदर आपकी कविता। और चलिए अगला मैं नाम लेना चाहूंगी। हमारी अगली कवित्री हैं आदरणीय अंकिता मित्तल जी। तो अंकिता मित्तल जी का छोटा सा परिचय कि गणित और कला में समान रुचि रखने वाली हैं और अंकिता जी वर्तमान में अल फरदान रियल एस्टेट में कार्यरत हैं। तो आदरणीय, ये मैं स्वागत करती हूँ आपका कि आप आएं और अपनी कविता का पाठ करें। स्वागत है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से बहुत सारे आप सभी कविजनों को मैं सुन चुकी हूँ पहले, पर अलग अलग मंच पर। और बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी आपका कि आपने मुझे इसमें शामिल किया। तो मेरी कविता का छोटी सी कविता है, और चूंकि दीपावली का माहौल है, सभी कितनी सुंदर कविताएं, संगीतमय कविताएं सुनने को मिल रही हैं, तो मेरी छोटी सी प्रार्थना नामक शीर्षक वाली कविता है। तो विस्तार तेरा गगन सा, विस्तार तेरा गगन सा, अवतार तेरा मनन सा, सर्वव्यापी प्रेमी तू, रमा राम हर श्वास तू, हर डाल डाल हर पत्ते में, इस भुवन में हर लोक में, अंतरात्मा साक्षी तू, सर्व जीवों के हृदय में प्रेम का उन्माद तू, सर्वभूतों में अनश्वर एक भाव अभिन्न तू, सब प्राणियों का मित्र, शांतिदायक, लोकनायक, प्रेम का पर्याय तू। किस भांति किस प्रबद्ध तेरा नमन कर पाऊं मैं, किस भांति किस प्रबद्ध तेरा नमन कर पाऊं मैं, यह सृष्टि तेरी ना एक श्वास मेरी, धर धीरज घर आऊं मैं। किस प्रार्थना किस प्रण से तेरा सृजन कहलाऊं मैं, उपदेश तेरे हो बेउल मेरे, तेरे ही वचन में ढल जाऊं मैं। मेरे मन का राम तू, मेरे मन का राम तू, रावण भी तेरा अवतार है, साध करके साधु कर दे, तू तो सर्व सामर्थ्यवान है। ना उलझा मुझे मुझ में तू, तेरे तो रूप अपार है। यह जीवन भी एक युद्ध है, तू सारथी हम तेरे ही पार्थ हैं। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया अंकिता जी, आपकी प्रार्थना लगता है ईश्वर ने स्वीकार कर ली है और बहुत ही सुंदर आपने ये कविता सुनाई। तो चलिए मैं अगली कवित्री हैं हमारे बीच आदरणीय कौसर भुट्टो जी, तो उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। कौसर जी ने ज्वाइन किया है? हाँ जी उर्मिला हूँ मैं। हाँ जी, तो मैं इनका छोटा सा परिचय आप सबके समक्ष रखती हूँ कि आदरणीय जो है वो महिला काव्य मंच दुबई की सचिव हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं और इन्होंने अपने दादाजी की 2 पुस्तकें संपादित भी की हैं। तो आदरणीय, और ये गाती भी बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी गायिका भी हैं और आशा करते हैं आज जो कविता लेकर आई हैं वो भी हमें गाकर सुनाएंगी। तो स्वागत है आदरणीय आपका कि आप अपनी कविता सुनाएं। जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। अपने दादाजी कवि मोहम्मद सदीक साहब की 2 पंक्तियों से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आपको सलाम मेरा सबको राम राम, आपको सलाम मेरा सबको राम राम, रे अब तो बोल आदमी का आदमी है नाम, रे अब तो बोल आदमी का आदमी है नाम। तो आज की मेरी कविता है मेरे बचपन की दिवाली और फिर यहाँ यूएई की दिवाली।
तो मैं माफी चाहूंगी कि आज की कविता मैं गाकर नहीं पढ़कर सुनाने वाली हूँ। तो सुनिएगा कि कभी बंद तो कभी खुली आंखों से, कभी बंद तो कभी खुली आंखों से घूम आती हूँ बचपन के उन गलियारों में। कभी बंद तो कभी खुली आंखों से घूम आती हूँ बचपन के उन गलियारों में, जहाँ बड़े धूमधाम से दिवाली मनाते थे। दिवाली के दिन भी होता था ईद सा माहौल, दिवाली के दिन भी होता था ईद सा माहौल, दोस्तों के संग मिलकर दिवाली और गोवर्धन हम भी बनाते थे। चीनी के घड़े, महल और कांच की मिठाई, चीनी के घड़े, महल और कांच की मिठाई, पड़ोस से आते बेसन के लड्डू और रस भरी मिठाई। लगा सिफारिश दादाजी से ढेरों पटाखे लाते थे, लगा सिफारिश दादाजी से ढेरों पटाखे लाते थे, चाचा जी की देख रेख में खूब पटाखे जलाते थे। तारे बिखराती फुलझड़ियां और अनार रोशनी का फवारा लगता था, तारे बिखराती फुलझड़ियां और अनार रोशनी का फवारा लगता था। शाम की टिकिया होती बड़ी, भरकर टिकड़ी की रील बंदूकें चलाते थे। छत की मुंडेर पर दिए सजा, सारी रात रोशनी की कतार सजाता था जहां। पटाखों की आवाजें गूंजती रात भर, सुबह देखना किसके तीर गिरे कहाँ। बचपन की वो दिवाली अब भी मन को भाए, जब दादी माँ के सब मिलकर, जब दादी माँ के संग मिलकर दिए हमने जलाए। अब यूएई में आ गए हैं तो यहाँ की दिवाली किस तरह से होती है। तो बड़ दुबई की हर इमारत जैसे रोशनी में नहाई मिली, बड़ दुबई की हर इमारत जैसे रोशनी में नहाई मिली, सजी है सितारों से जगमग जैसे हो भारत की ही गली। इमारतें चमकती है दियों सी, रोशनी का ये मेला दिल में भरता है खुशी। सड़कों पर पटाखों की आवाजें, मिलते जुलते लोग, वो अपनापन सजीव सा हर और। अपनों की तादाद यहाँ इतनी बड़ी, लगता नहीं कि हम हैं विदेश में कहीं। भारत की माटी से दूर सही, पर दिल में वही दिवाली की रौनक बसी। तो चाहे दूर देश की धरती हो, है अपनेपन की महक और वही खुशी की झलक। यहाँ की रौनक में भी बसी है वही पुरानी यादों की चमक। यहाँ की रोशनी में बसी, यहाँ की रौनक में बसी है वही पुरानी यादों की चमक। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मंच पुनः उर्मिला जी को। बहुत बहुत धन्यवाद कौसर जी, बहुत ही सुंदर कविता आपकी कि दीपावली मनाने का जो आपने पूरा वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर। और अब वैसे तो हम सभी कविगण को सुन चुके हैं, लेकिन अभी अभी मेरे पास एक प्रार्थना आई है एक छोटी सी बच्ची की, जो कि अंकिता मित्तल जी की बेटी है, और वो भी अपनी कविता सुनाना चाहती है। तो मैं बिल्कुल उनका स्वागत करना चाहूंगी कि वे आएं और अपनी कविता का पाठ करें। मुझे उनका नाम नहीं पता है। बेटी आप अपना नाम बताएं। आद्या मित्तल, और ये पहली बार मतलब छोटी सी, और ये कविता मतलब इनकी लिखी हुई नहीं है, ये टीवी वगैरह पे आती है, बस वो सुना रही है। तो आपका धन्यवाद कि आप ऐसा मंच दे रहे हैं। बोलिए बेटा। जी जी, स्वागत है। टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन उसको चूहे दिखाया, बिल्ली को भी बाहर गिराया। टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन उसको चींटी दिखाया, हाथी को भी बाहर गिराया। वाह टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन उसको पतलू दिखाया, मोटू को भी बाहर गिराया। टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। बहुत ही आपकी बढ़िया कविता भी बेटा, बहुत मजेदार। बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाई।
और अब मम्मा से आप लिखना सीख लीजिए, अगली बार आपको अपनी कविता सुनानी है, ठीक है? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो चलिए अब हम चलते हैं संभाषण की तरफ, और इसमें हमारे पास जो है वो एक ही नाम आया है, वो है डॉक्टर मंजू सिंह जी का, जो कि शारजाह से हैं। और इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा परिचय इनका देना चाहूँ तो यूएई की श्रेष्ठ लघु कथाकार हैं, बहुत ही सुलझी हुई समीक्षक हैं और उच्च कोटि की व्यंग्यकार हैं। और साहित्य की लगभग हर विधा में इनकी लेखनी या इनकी कलम जो है वो चल चुकी है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में जो है इनकी कहानी विदाई मंचन के लिए चुनी जा चुकी है। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय आज हमारे बीच हैं और अपनी जो भी ये विषय पर ये बोलना चाह रही हैं, दिवाली, दिवाली और दिवाली। तो मुझे लगता है कि यह शीर्षक की तरह विषय भी बहुत ही रोचक होने वाला है। तो स्वागत है आदरणीय आपका। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और उर्मिला को बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए बीच में, क्योंकि मेरा नंबर उन्होंने पहले सबसे पीछे रखा था, पर मेरे आग्रह पर उन्होंने बीच में संभाषण को स्थान दिया। तो यद्यपि संभाषण का जो अर्थ है वो तो भाषण से ही है, और भाषण अक्सर या तो नेता लोग देते हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स। तो ना तो मैं नेता हूँ ना मोटिवेशनल स्पीकर। तो मेरे पास तो जो एक सब लोगों के साथ साझा करने के लिए था, यूं समझिए कि कौसर ने जो कविता सुनाई है ना, तो उसी कविता को मैं गद्य के रूप में, अपने अनुभव के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो ये एक संयोग ही कहिए कि हम दोनों ने एक जैसा ही विषय चुना। तो मैं शुरू करती हूँ। दिवाली, यह शब्द सुनते ही सबसे पहले छवि मन में उभरती है जलते हुए दीपकों की पंक्तियों की। इसके बाद क्रमशः रंग बिरंगी बिजली की झालरें, कंदीलें, फूलों की लड़ियां, मालाएं, खूबसूरत रंगोली, लक्ष्मी पूजा और सबसे अधिक चमत्कार आतिशबाजी की। यूं तो भारत के ज्यादातर नागरिकों के लिए दिवाली का बहुत ही महत्व है, विशेषकर हिंदुओं के लिए। हालांकि अन्य धर्म के लोग इसे श्रद्धा और भक्ति का उत्सव न भी माने, तो भी आनंद का उत्सव तो सबके लिए है ही। व्यापारी परिवार से होने के कारण हमारे लिए तो दिवाली का और भी महत्व था। हालांकि हमारा परिवार आर्थिक रूप से विपन्न ही था, फिर भी ताऊ जी की छोटी सी पंसारी की दुकान और पापा जिस दुकान पर मुनीम का काम करते थे, उस बड़ी दुकान पर बही खातों की पूजा के बाद ही घर की पूजा का नंबर आता था। दिवाली से 10-15 दिन पहले से बाजार विशेष रूप से सजने शुरू हो जाते थे। टीन की चादरों से अस्थाई पटाखों की दुकान बनाई जाती थी, जिसके अंदर सीढ़ी नुमा स्टेज जैसा बनाकर उस पर अपनी औकात और कीमत के अनुसार रॉकेट बम, मिट्टी के अनार, 20,000 बमों की लड़ी, सुतली बम, पेंसिल, धागे पर चलने वाली रेल, रोशनी बिखराती गोल गोल घूमती चक्री, काला धुआं उगलता सांप जो कि एक छोटी सी दवाई की गोली जैसा काली टिकिया चलाने पर फन सा फैलाकर ऊपर उठाता था। लाल लाल बिंदियों जैसे चिटर पिटर से भरी गत्ते की छोटी छोटी डिब्बियां, जिनमें भरी बिंदियों को किसी पत्थर की सहायता से बजाया जाता था। कुछ दुस्साहसी बच्चे उसे हाथ में पकड़कर जमीन पर घिसकर भी बजाते थे, जिससे हम बड़े इम्प्रेस हो जाया करते थे। उसी प्रकार के चिटर पिटर की गोल गोल एक लड़ी नकली पिस्तौल में डालकर ट्रिगर दबाकर बजाने में जो आनंद आता था, उसका तो क्या ही वर्णन करें। खुद को किसी पुलिस वाले से कम नहीं समझते थे। क्या करते, जो एक आध फिल्म दूरदर्शन पर देखते थे, उसमें ऐसी पिस्तौल या तो पुलिस के हाथ में होती थी या बदमाश के हाथ में। खुशकिस्मती से उस समय बैड बॉय बैड गर्ल को ग्लैमराइज करने का फैशन नहीं था, तो हम खुद को पुलिस ही समझते थे, बदमाश कभी नहीं। उस समय तो यदि किसी नाटक में भी बदमाश का किरदार निभाने को कहा जाए, तो उसके लिए कोई आसानी से नहीं मानता था। सबको बस हीरो ही बनना होता था। पटाखों से भी ज्यादा आकर्षक लगती थी मिट्टी के खिलौनों वाली दुकान, मिट्टी के गणेश, लक्ष्मी, हनुमान आदि। देवी देवता तो सीढ़ी नुमा आसन पर विराजमान रहते ही थे, पर अन्य सीढ़ियों पर कबूतर, मोर, शेर, हाथी, ऊंट आदि पशु पक्षी भी पूरी शान से बैठे दिख जाते थे।
सबसे अधिक मजेदार होती थी 3 हिस्सों में बनी नाचती हुई गुड़िया, जिसका लहंगा कमर से लेकर गर्दन तक का हिस्सा और चेहरा अलग अलग कीलों पर टिके होने के कारण जब हिलते थे तो गुड़िया मटक मटक कर नाचती प्रतीत होती थी। इसी प्रकार का एक और आकर्षण था एक मोटे पेट वाला व्यक्ति, जिसका हंसता हुआ चेहरा उसकी हिलती हुई गर्दन के साथ किसी के भी मुख पर मुस्कान लाने के लिए काफी था। इसके अलावा सेठ सेठानी, साधु बाबा और भी जाने कौन कौन उन सीढ़ियों की और फिर हमारे घरों की शोभा बढ़ाते थे। तब हम ये सोचने समझने लायक थे ही नहीं कि ये सब मिट्टी की कलाकृतियां स्थानीय कुम्हारों को भी दिवाली मनाने का अवसर देती थी। पॉटरी तो आज भी होती है, पर अब वह कुम्हारों की जीविका के स्थान पर संभ्रांत लोगों की हॉबी बन गई है। खैर, चारपाई पर खील का बड़ा सा पहाड़ और पास ही बेंत की टोकरी में भरे झक सफेद सुंदर सुंदर मीठे मीठे खांड के हाथी, घोड़े, मोर, फूल आदि कलात्मकता देख रहे हैं आप। मिट्टी हो या चीनी, प्रकृति सदा उपस्थित थी। दूसरी टोकरी में भरे गोल गोल बताशे देखकर ही मुंह में पानी भर आता था। दिवाली से कुछ दिन पहले ही घर की पुताई शुरू हो जाती थी। जिस साल वो ना हो पाए, हम सब भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी दीवारों और दरवाजों पर रगड़ रगड़ कर साफ करने की। आज सोचती हूँ तो आश्चर्य होता है कि हमें दीवारें और दरवाजे रगड़ने में इतना मजा कैसे आता। आपस में प्रतियोगिता करते थे कि किसने अपना दरवाजा ज्यादा चमकाया। हालांकि ऐसा करते समय कपड़े गंदे हो जाते, भीग भी जाते, फिर भी न जाने क्यों बड़ा आनंद आता। मुझे याद नहीं कि कभी भी हम भाई बहनों में से किसी ने सफाई न करने के लिए कोई बहाना बनाया हो। दिवाली का उत्साह तो नवरात्रों से ही आरंभ हो जाता, जब हमारे कस्बे की रामलीला कमेटी की रामलीला शुरू होती थी। रात में कभी पापा के साथ, कभी बड़े भाई बहनों के साथ रामलीला देखने जाते और फिर दिन में खुली छत पर कभी अपनी रामलीला खेलते, कभी ईंटों से चूल्हा बनाकर मेले से लाए हुए छोटे छोटे लकड़ी के चकला बेलन से रोटियां बनाकर खा भी जाते। गूंदा हुआ आटा तो रसोई से चुरा ही लेते थे आसानी से। फिर असल जीवन में ऐसा क्या हुआ? हाँ, आज सोचती हूँ उस खेल के समय तो भाइयों को भी रोटी बनाने में वही इतना ही मजा आता था जितना हम बहनों को। फिर असल जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उनका रसोई का काम करना वर्जित हो गया? दशहरे का मेला भी अपने आप में एक ही अनुभव होता है। उस खुशी को फिर से अनुभव करने के लिए सॉरी, क्षमा कीजिएगा। हम्म उस खुशी का फिर से अनुभव करने के लिए भाई दशकों बाद हमारे बचपन वाले स्थान पर गया था। तो उसकी भेजी डिजिटल फोटोज ने तन यहाँ छोड़कर मन को वहीं पहुंचा दिया। कल्पना में वही तीर कमान, रंग बिरंगी गदा, चमकीली लकड़ी की तलवार, हिंडोले, हाथी, घोड़े, ऊंट वाली छकरी, खाने पीने के स्टॉल और भयंकर भीड़ सब दिखाई और सुनाई पड़ने लगा। स्टेज पर राम रावण का युद्ध का दृश्य, एक एक कर मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण के जलते हुए पुतले, बोल सियापति रामचंद्र की जय के नारे, सब कुछ जीवंत हो उठा। कौन कहता है कि समय के पार यात्रा नहीं की जा सकती? किसी टाइम मशीन की आवश्यकता नहीं है। आंखें बंद करो और पहुंच जाओ जहां भी चाहो। दशहरे की छुट्टियों के बाद स्कूल कुछ ज्यादा दुखदाई लगता था, पर सुकून होता था। कुछ ही दिनों में दिवाली की छुट्टियां आने वाली हैं, पूरे 5 दिन के त्योहार बैक टू बैक। तब तो बस आनंद मनाते थे। पर अब लगता है कि 5 दिन के त्योहार आपस में जुड़े जुड़े पर फिर भी अलग अलग। त्योहार की शुरुआत होती है धनतेरस से, जो समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी के अमृत कलश के साथ प्रकट होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन देवताओं को असुर राज बाली द्वारा लूटी गई अपनी संपत्ति वापस मिली थी। इसलिए इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन बर्तनों की दुकानों की रौनक देखते ही बनती थी। पापा के साथ जाकर हर साल नए नए डिजाइन की कटोरियां, गिलास, थालियां आदि लाने में बहुत आनंद आता था। उस समय दिवाली पर सोना खरीदने का न फैशन था, न सामर्थ्य। कभी कभी किसी दिवाली पर पापा को अपने मालिक से दिवाली बोनस के रूप में चांदी का एक सिक्का अवश्य मिल जाता था, जिस पर एक और लक्ष्मी माता उकेरी हुई होती थी। फिर रात को मम्मी एक मिट्टी का बड़ा सा दिया सरसों का तेल डालकर जलाती और हम उसे घर के बाहर दरवाजे के पास रखाते।
पूजा घर में भी एक दिया जलाया जाता। अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी मनाई जाती। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक असुर को हराकर उसके चंगुल से 16,000 स्त्रियों को मुक्त करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि बाद में उन्हीं स्त्रियों को श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी होने का सम्मान दिया, क्योंकि जिस समाज में अग्नि परीक्षा के बाद भी माता सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाए गए, वहां इन साधारण सताई गई स्त्रियों के लिए भला कहाँ स्थान होता। इस दिन मम्मी 5 दीपक जलाकर घर के अलग अलग स्थानों पर रखती थी। एक दीपक घर के बाहर रखना अनिवार्य था। एक बार पूछने पर मम्मी ने बताया था कि यह दीपक यमदेव को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है, जिससे कि घर में किसी की अकाल मृत्यु न हो। मुझे लग रहा है कि मेरा जो आर्टिकल है या जो भी आप इसे कहें संभाषण, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो बीच में से कुछ छोड़ती हूँ और आती हूँ अपनी अ, एक मिनट, मैं बीच में आती हूँ विवाह के बाद वाली दीपावली पर। 24 दिवालियां इसी प्रकार मनाने के बाद जब 25वीं दिवाली आई, तो इसका रंग रूप सब अलग था। नवरात्रे थे, व्रत थे, रामनवमी को कन्या पूजन भी थी, होने को रामलीला भी थी शहर के दूसरे हिस्से में भी, पर इसे देखने का वो चाव न था। होता भी कैसे, ये देश था बेगाना, मतलब पिया का घर। कहने को तो अब यही अपना घर था, पर वो अपनेपन वाली भावना अभी घर के लिए आ ही ना पाई थी। तो इस कॉलोनी, इस रामलीला, इस दशहरे से जुड़ाव इतनी जल्दी कैसे जुड़ता भला। अब तो हमारी भूमिका भी बदल गई थी ना। अब घर के काम में मम्मी का हाथ भर नहीं बटाना था, अब सब हमारी ही जिम्मेदारी थी। घर के मामूली समझे जाने वाले काम कितने मामूली होते हैं, अब सब समझ आ रहा था। दिन भर के ये सब साधारण मामूली काम करने के बाद रामलीला देखने को ना समय बचता था, ना उत्साह। अब समझ आ रहा था कि मम्मी कभी रामलीला देखने क्यों नहीं जा पाती थी। परिवार तो यहाँ भी संयुक्त ही था, पर हमारी भूमिका बदल गई थी। दिवाली से 2 दिन पहले घर आए पापा और भाई ढेर सारे सामान के साथ, जिसमें थी मिठाइयाँ, सूखे मेवे, नमकीन, चांदी के लक्ष्मी गणेश, घर में सजाने के लिए खूबसूरत सा पीतल का रंग बिरंगा मोर, और भी न जाने क्या। और इन सब के साथ थे ढेर सारे पटाखे, जिन पर नजर पड़ते ही दिवाली के लिए अकेले की जाने वाली तैयारियों से उपजी थकान उड़न छू हो गई थी। इस अति उत्साह का कारण था जेठानी जी से मिली यह जानकारी कि इस घर में यानी मेरे ससुराल में किसी को पटाखे जलाने का कोई शौक नहीं था, बल्कि वे सब तो पटाखों से डरते थे। कभी कभार कुछ फुलझड़ियां आ जाती थी आतिशबाजी के नाम पर। मेरा तो दिल बुझ सा गया था, इसलिए जब इतने सारे पटाखे देखे तो मैं खिल उठी। हालांकि मेरे ससुर जी और जेठ जी के चेहरे पर पटाखे देखकर कुछ अजीब से भाव आए थे। जेठ जी तो कह भी उठे थे, अरे अंकल जी, इतने सारे पटाखे कौन चलाएगा, आप बस ये फुलझड़ी छोड़ जाइए। मन तो हुआ कि उनसे कह दूं आपको नहीं जलाने तो मत जलाइए, मेरे पापा मेरे लिए लाए हैं। पर कुछ कह न सकी। पर पापा ने खुद ही कह दिया, अरे क्या कर बात करते हैं साहब, बिना पटाखों की कैसी दिवाली। उस समय 90s में हम इतने जागरूक ना थे कि दरअसल पटाखों और दिवाली का वास्तव में कोई संबंध है ही नहीं। सच तो ये है कि आतिश यानी बारूद मध्य एशिया से बाबर के साथ आया, और आतिशबाजी शब्द भी। पर इतना क्या सोचना भला, आतिशबाजी अच्छी लगती है, फिर वो कहीं से भी क्यों ना आई हो। भारत की तो विशेषता ही है सबको अपना कर अपना बनाने की, फिर चाहे वो मध्य एशिया से आया समोसा हो, हलवा हो, या फिर आतिशबाजी। सबका स्वागत ही नहीं, परिवार का अटूट अंग बना लेते हैं। अब इसके बाद में आती हूँ दुबई में। 10 साल शादी के बीत जाने के बाद, क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी थी, इसलिए पतिदेव दिल्ली से बाहर कहीं जाने का अवसर आने पर भी अब अक्सर छोड़ दिया करते थे। पर जब दुबई से नौकरी का अवसर आया, तो उस समय मैंने ही पतिदेव को इसके लिए प्रोत्साहित किया कि अब हम दुबई चलते हैं। जाने क्या था, जो हम लोग जो कभी दिल्ली छोड़कर बाहर नहीं निकली, और वो दुबई आने के लिए राजी हो गई। दुबई हवाई अड्डे पर उतरते ही घर जाते समय
रास्ते में स्ट्रीट लाइटों की जो पंक्तियां दिखी, उन्हें देखकर एक ही शब्द, एक ही छवि दिमाग में आई, दिवाली। क्या इस देश में हर रात दिवाली ही होती है? पर सच है कि उस वर्ष की दिवाली जरा भी रोशन नहीं थी। घर से ही नहीं, देश से, अपने लोगों से दूर, त्योहार जैसा महसूस ही ना हो रहा था। जैसे तैसे साफ सफाई कर ली थी। ये तो धनतेरस के दिन बर्तन भी खरीदे थे, पर मॉल से बर्तन खरीदने पर जरा भी आनंद नहीं आया। जहाँ दिल्ली में धनतेरस के दिन बर्तनों की दुकान पर पैर रखने की जगह भी न मिलती थी, वहीं यहाँ हर रोज जितने ही लोग थे मॉल में, कोई विशेष सजावट भी न थी। आने वाले वर्षों में पता लगा, यहाँ आने के बाद भारतीय लोग भी धनतेरस पर बर्तन की बजाय सोना चांदी ही खरीदते हैं, बल्कि सोना ही खरीदते हैं। सचमुच की स्वर्ण नगरी है ये। दिवाली के दिन शगुन के दिए भी जलाए, पर केवल 2 लोगों के लिए पूरी पकवान बनाना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। समय बीतता रहा। समय के साथ साथ दुबई में दोस्त बनते गए। किन किन स्थानों पर दिवाली की सुगंध मिल सकती है, ये पता चलता गया। पतिदेव के मालिक भारतीय हिंदू थे। वे स्वयं तो दिल्ली में रहते थे, तो यहाँ का सारा कार्यभार इन्हें ही संभालना होता था। तो हमने ऑफिस के अन्य साथियों के साथ सलाह मशवरा कर दिवाली पर दिन के समय ऑफिस में पूजा करनी प्रारंभ की। यहाँ देखकर बड़ा सुखद आश्चर्य होता था कि केवल हिंदू ही नहीं, बल्कि बहुत से भारतीय मुस्लिम साथी भी पूजा में पूरे उत्साह से भाग लेते थे। फिल्मों में देखा था कि विदेश जाने पर अपने देश का कोई व्यक्ति मिल जाना ही काफी होता है। भले ही भारत में रहते हुए हम धर्म, जाति, संप्रदाय जैसी चीजों में उलझे रहें, विदेश में आकर केवल एक पहचान, भारतीय, अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। धीरे धीरे हम यहाँ के माहौल में रमने लगे। यहाँ के साथ साथ यहाँ के शासक अन्य देशों की संस्कृतियों के लिए अधिक उदारता दिखाने लगे। इसका एक कारण तो बढ़ते प्रवासियों की संख्या और उनके जरिए बढ़ता व्यापार भी रहा ही होगा। अब बाजारों में रंग बिरंगे दिए, अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां, पूजा का सामान, सजावट के लिए असली व नकली फूल मालाएं, अन्य कलाकृतियां आदि बड़ी संख्या में मिलने लगी। अनेक भारतीय परिवार आपस में मिलकर दिवाली पार्टी का आयोजन भी करते हैं। अध्यापिका होने का यह भी लाभ हुआ कि विद्यालयों में भी दीपावली के लिए कोई ना कोई अवसर निकाल ही लिया जाता है। विद्यार्थियों को रंगोली आदि बनाने की प्रतियोगिता उनसे कराई जाती है, और साथ ही उनके लिए पार्टी, दिवाली पार्टी विद्यालय में भी रखी जाती है। सब कुछ होने के बाद भी होली दिवाली पर मन भारत की ओर ही भागता है। मौसम के बदलाव के सूचक के 2 बड़े पर्व, एक बाहर की गंदगी की परवाह किए बिना दुश्मनों को भी मित्र बनाने पर बल देता है, और दूसरा जीवन में हर प्रकार का प्रकाश फैलाने, साफ सफाई रखने, घर, बाहर और मन की भी। आखिरकार 2 वर्ष पूर्व यह अवसर भी आया जब दिवाली पर भारत जाने का अवसर हाथ आया। हालांकि अब तक बच्चे बड़े हो चुके थे और दोनों विदेश में पढ़ रहे थे, फिर भी उनके बिना भी दिवाली भारत में मनाने का लोग छोड़ नहीं पाए। मन इतना उल्लसित था कि लगता था जैसे बचपन ही लौट आया हो। एक बार फिर हम परिवार के साथ दिवाली मंजू मनाने। मैम, मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा कि दिया गया समय 4 मिनट था, आपका करीब 15 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो क्या अपनी समय ओहो। सीमा से हम लोग काफ़ी बाहर हो जाएंगे? बहुत सुंदर आप पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा हम आनंद ले रहे हैं, मगर क्या सबको जो समय दिया गया था वो पालना, सबके लिए करना ज़रूरी है। तो ये 15 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मुझे आपको अवरोधित करना पड़ा, क्षमा चाहेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद सर। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़ी विस्तार से अपने वक्तव्य में जो दीपावली मनाने का बहुत ही रोचक अनुभव हमारे साथ साझा किया। तो चलिए, हम पहले हमने कविताएं सुनी, फिर हमने संभाषण सुना, और फिर उसके बाद हम क्षमा चाहती हूँ, फिर चलते हैं हम कहानी सत्र की तरफ। और इसमें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारी आदरणीय डॉक्टर आरती लोकेश जी को, जो कि अनुशीलन की मार्गदर्शिका हैं और आज की बैठक की अध्यक्षा भी हैं। और इनका अगर परिचय दूं तो 23 पुस्तकें अब तक इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, और साहित्य पर पीएचडी समेत 3 शोध संपन्न हो चुके हैं।
और मॉरिशस व भारत सरकार के तत्वावधान में महात्मा गांधी संस्थान द्वारा आदरणीय को अप्रवासी हिंदी साहित्य सृजन सम्मान से जो है सम्मानित किया जा चुका है और इसके साथ साथ अन्य कई सम्मान भी इन्हें मिल चुके हैं। और आज जो आदरणीय कहानी अपनी एक टोकरी केले लेकर जो है प्रस्तुत है, तो आदरणीय आपका स्वागत है कि आप अपनी रचना का पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला। और मेरे अनुसार तो परिचय देने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि घर में कुछ अतिथि होने के कारण मुझे जुड़ने में समय लग गया। और एक टोकरी केले जो कहानी है वो करीब 1000 शब्दों की थी। शायद उसमें 8-10 मिनट लग जाएं पढ़ने के लिए, तो मैं एक छोटी समय का ध्यान रखते हुए मैंने एक छोटी कहानी पसंद की है। और जो मुझे पता है कि हमारी मन संचालिका डॉक्टर उर्मिला चौधरी की बहुत कहना चाहिए उनके बहुत दिल के करीब है वो कहानी। तो कहानी का नाम है, लघु कथा मैं कहूंगी, लघु कथा का नाम है डॉल्फिन शो। और ये मैं वहां से, ये दिवाली पर तो आधारित नहीं है, बट जैसा कि अभी मंजू जी ने भी कहा कि हम अपने विद्यालयों में जहां हम काम करते हैं वहां कोई ना हर एक त्योहार मनाने का कोई ना कोई अवसर ढूंढ ही लेते हैं। और अभी जैसे कि मौसम बदल रहा है तो विद्यालयों में त्योहारों की भरमार है और एनुअल फंक्शन वो भी अपने जोर पर है और स्पोर्ट्स डे भी अपने जोर पर है। तो कुछ वहीं से ही मेरी ये कहानी निकली है। तो लघु कथा का शीर्षक डॉल्फिन शो। विद्यालय का वार्षिक उत्सव समाप्त हुआ और केजी में पढ़ने वाली नन्ही मिनी भागकर मीनाक्षी के गले आ लगी। मम्मी भूख लगी है, बहुत निन्नी आ रही है, आप कहाँ थी, मुझे जल्दी से लेने क्यों नहीं आई? आदि आदि उसके प्रश्न थे कि समाप्त ही ना हो रहे थे। मुख्य अतिथि के लंबे उद्बोधन के कारण बच्चे तैयार हो बैठे बैठे परेशान हो गए थे। कितनों ने ही अपने कॉस्ट्यूम भी गंदे कर लिए थे। बड़ी मुश्किल से इन्हें समझाया है, संभाला है और नृत्य करवाया है। 1 महीने के अभ्यास पर पानी फिर जाता। मिन्नी का हाथ मीनाक्षी के हाथ में थमाते हुए अध्यापिका ने अपनी तकलीफ तुरंत बताई। सफल कार्यक्रम की बधाई आपको। नींद से बोझिल झूलती मिन्नी को गोदी में उठाती हुई मीनाक्षी कह उठी। मम्मी चलो ना, मिन्नी आंखें मलते हुए बोली। उसका बदन भी तपता हुआ लगा मीनाक्षी को। रंग बिरंगा सुसज्जित विशाल मंच, पर्दों पर बने मेल खाते आलेख, शानदार सभागार, जगमगाती नाचती बिजलियां, आलीशान सोफे और कुर्सियां, संगीत तंत्र के उपकरण, क्लोन के जैसे नाचते गाते यंत्र चालित से मासूम बच्चे, सभी विद्यालय की शान में 4 चांद लगा रहे थे। मम्मी कल तो छुट्टी है ना, हम दुबई डॉल्फिनेरियम जा रहे हैं ना, आपने प्रॉमिस किया था कि एनुअल फंक्शन के बाद लेकर चलोगी, पापा टिकट लेकर आए हैं ना? कहते हुए मिन्नी का सिर मीनाक्षी के कंधे पर ही लुढ़क गया। इस लड़की ने देर से बोलना, देर से चलना शुरू किया, तब मैं परेशान थी कि कब चलेगी, कब बोलेगी, और अब सोचना पड़ता है कि कब रुकेगी और कब चुप होगी। कंधे पर निढाल सोती हुई मिनी को लेकर वह कार में बैठ गई। अगले दिन वादे के मुताबिक मिन्नी को दुबई क्रीक पार्क में बने डॉल्फिनेरियम में डॉल्फिन शो के लिए ले जाया गया। ताल से ताल मिलाकर उछलती, छल्ले से गुजरती, बॉल से खेलती, सलाई पकड़कर स्वेटर बुनती, तमाम करतब दिखाती डॉल्फिनों की प्रशंसा में मीनाक्षी और नीलेश नए से नए उपमान गढ़ रहे थे। वहीं मिन्नी एकदम शांत बैठी थी। मीनाक्षी को आश्चर्य हुआ कि कैंची सी कतरनी जबान में आज कैसे ब्रेक लग गया, शायद थकान के कारण। देखो मिन्नी बेटा, ये डॉल्फिन कितना बढ़िया शो कर रही है ना, कल तुम्हारे स्कूल में हुए शो जैसा ही। मीनाक्षी ने मिन्नी का ध्यान आकर्षित कराना चाहा। मम्मी क्या इनको भी टीचर ने दिन भर टिफिन नहीं खाने दिया होगा, बाथरूम नहीं जाने दिया होगा, खेलने नहीं दिया होगा? क्या ये भी भूखी होंगी? इन्हें भी निन्नी आ रही होगी? क्या इन्हें भी बुखार होगा? धन्यवाद। और इसी लघु कथा के साथ मैं मंच पुनः उर्मिला जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत ही मर्म स्पर्शी आपकी रचना, बहुत ही मैं कहूँगी कि दिल को छू गई है। और जैसे कि अपने ही बच्चे के साथ हम इसे जोड़ पा रहे थे। तो चलिए अब मैं अगला आमंत्रण जो है देना चाहूंगी हमारे आदरणीय आलोक कुमार शर्मा जी को।
और इनका परिचय है कि संगीत गुरु और हिंदी सेवी आदरणीय आलोक कुमार शर्मा जी एक्ट यूनिवर्सल तथा अनुशीलन समूह के निदेशक हैं, टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल के यूएई अध्यक्ष हैं, ट्रिनिटी कॉलेज लंदन के संगीत नाट्य प्रशिक्षक हैं और भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष जो भारत पर्व मनाया जाता है उसके आदरणीय ही आयोजक रहते हैं। और यूएई के कौंसलावास और दूतावास में हिंदी भाषा और इसके विद्यार्थियों के लिए जितने भी इनके हित के लिए जो कार्य होते हैं वे आदरणीय के शुभ हाथों से संपन्न होते हैं। तो ऐसी महान हस्ती को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर कि वे आएं और अपनी रचना का पाठ करें। स्वागत है आदरणीय आपका। धन्यवाद जी। मंच को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कहानी असुर मर्दनी की शुरुआत करता हूँ। लड़का कमर्शियल पायलट का कोर्स ख़त्म करने वाला है। परिवार की टायरों की बड़ी एजेंसी है, बड़ी कोठी, नौकर चाकर सब कुछ हैं। जोधपुर वाली रमा बुआ ने जोर देते हुए कहा, अपनी मृणाल बहुत खुश रहेगी। अपने भाई भाभी की निशब्द आंखों के भाव पढ़कर बुआ फिर बोली, अरे ज़्यादा मत सोचो, अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। ऐसे कैसे जीजी, बड़ा घर है तो शादी तिलक में मांगे भी बड़ी होंगी। तुमसे तो घर की स्थिति छुपी नहीं है। जब से मुझे बीमारी ने घेरा है, मृणाल और संयम ही किसी तरह पढ़ाई के साथ साथ घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। रमा का भाई राकेश रुधे मन से बोला, राकेश तू चिंता मत कर, वे साधारण घर की पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, लेन देन का कोई चक्कर नहीं है। उनके बड़े लड़के के ब्याह में लड़की वालों के यहाँ से ढेला भी नहीं आया था और तुमसे बन पड़े दे देना। छोटा सा परिवार है, ईन मीन 4 लोग, माँ, 2 बेटे और बड़े बेटे की पत्नी। रमा की भाभी रोहिणी कुछ कहने को हुई मगर रुक गई। रमा ने आश्वासन पूर्ण हाथों से उसे मौन सांत्वना दी, मानो कह रही हो, तू क्यों चिंता करती है, माँ जगदम्बे सब भला करेंगी। विधि का विधान था। मृणाल ने अर्थशास्त्र में एमए की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की और तुरंत ही उसका विवाह संपन्न हुआ। मृणाल को संपन्न परिवार में बहाने में राकेश और रोहिणी ने कोई कोर कसर न छोड़ी। अपनी क्षमता से अधिक ही खर्च किया था, यहाँ तक कि उन्होंने गांव की अपनी भूमि भी बेच दी थी। यूँ तो सब कुछ ठीक था, मगर मृणाल के ससुराल वालों की धनिकोचित भाव और आचार व्यवहार से मृणाल के पीहर वाले कुछ संकुचित और असहज महसूस करते थे। दिन बीते, ऋतुएं बदली, मृणाल के कपड़े और आभूषणों में सतत वृद्धि हो गई, मगर मृणाल कुछ बुझी सी लगती थी। अनेक बार कारण पूछने पर भी सब कहती सब ठीक है, और ये बात कहकर वो बात को घुमा देती और संयम को सदा परिश्रम और अव्वल आने को प्रोत्साहित करती। संयम मृणाल का भाई था। मृणाल की माँ रोहिणी एक कर्मठ और खुददार महिला थी। वह अपने दोनों बच्चों को बचपन से ही समझाती थी कि अपनी निजी समस्याओं को दुनिया के सामने बताने से कभी कोई लाभ नहीं होता। दुनिया सहायता तो करती नहीं, मगर उपहास का पात्र जरूर बना देती है। सबको अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है। जो निरंतर प्रयास करते हैं वे अंततः विजयी होते हैं। इसी जीवन सिद्धांत के चलते रोहिणी ने अपनी आर्थिक विषमता के संबंध में अपने सहोदरों और रिश्तेदारों को भी कभी नहीं बताई थी। उसने अपने बच्चों को सक्षम बनाने की अथक चेष्टा में सब दुख और पीड़ा भुला दी थी। शब्द अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। शब्द व्यक्ति को बना सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। अपनी समस्या को किसी को न कहने की सुलभ सलाह देते हुए रोहिणी ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी अपनी संतान मृणाल उसे जीवन का मूल मंत्र बना लेगी और अपने किसी के दायरे में मृणाल माँ को भी रख स्वदुख वार्ता के सारे द्वार बंद कर लेगी। मृणाल का ससुराल दिखावटी और दम्भी था। बहुओं के सम्मान से इतर तिरस्कार को मनोरंजन का माध्यम माना जाता था। मृणाल को विवाह के प्रथम 2 वर्षों में ही पता चल गया था कि ससुराल की सारी जगमग बनावटी और झूठी है। पूरा परिवार ऋषि चारवाक के नियम कि घी पियो और मस्त रहो,
ऋण लो मगर घी पियो का सिद्धांत का पक्षधर था। मृणाल के पति की पायलट ट्रेनिंग और उसके बड़े भाई की टायरों की एजेंसी सब झूठ था। व्यापार करने की कौशल बुद्धि उनमें न थी। नौकरी उनकी झूठी शान में दोयम दर्जे का काम था। मृणाल ने महिला महाविद्यालय में प्रवक्ता की नौकरी कर ली थी। समय बीता, संयम पढ़ाई समाप्त करके सिंगापुर चला गया। बैंक में सीनियर मैनेजर हो गया था। घर के दरस कुछ बदले। उसका विवाह सुरुचि से हो गया था, जो कि स्वयं सिंगापुर के नामी बैंक में कार्यरत थी। विवाह के 6 महीनों में ही उन्होंने सिंगापुर के मशहूर ऑर्चर्ड रोड पर अपना घर बना लिया था। रोहिणी राकेश भी वहीं साथ रहने लगे थे। आनंद आंतरिक अनुभूति है। आनंदित होने के लिए बाह्य वस्तुओं का आडंबर नहीं होना चाहिए। रोहिणी के परिवार में प्रसन्नता अभावों के दिनों से भी कम न थी और आज सांसारिक सुख सुविधाओं में भी अक्षुण्ण है। समानता का भाव बिरले ही रख पाते हैं। रोहिणी देवी माँ का धन्यवाद देते देते न थकती थी। देवी माँ की कृपा से उसकी तपस्या रंग लाई। संयम उच्च पद पर पहुंचकर भी विनीत और आज्ञाकारी था। अभावों से सिंचित रिश्तों में अनूठी दृढ़ता होती है। भारत यात्रा से पूर्व रोहिणी कभी स्वयं के लिए कुछ न खरीदती थी। उसका पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि बेटी मृणाल और ननद रमा के लिए क्या क्या ले जाए। रोहिणी का विश्वास था कि बहन बेटियों की खुशियों से भाई पिता का भाग्य बंधा होता है। सुरुचि भी रोहिणी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थी। रोहिणी मृणाल और रमा के लिए एक एक वस्तु खरीदती तो वह 2 दिलवाती थी। पूरे परिवार को मलाल था कि मृणाल के ससुराल वाले मृणाल को कभी सिंगापुर नहीं आने देते। सुरुचि अपने बैंक के काम से जब भी भारत जाती तो मृणाल से अवश्य मिलाती थी। रोहिणी, राकेश और सुरुचि कुछ दिन छुट्टियां मनाने भारत गए हुए थे। संयम अकेला था, अतः रात का खाना वह अपने एक मित्र के यहाँ से खाकर लौटा। आते आते 12:30 बज गए। सोने को लौटा ही था कि उसका फ़ोन चिंघाड़ा। वो नींदों से उठा और फ़ोन सुना तो कुछ समय तक मूर्तिवत अचल खड़ा रहा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। मृणाल के प्रति चिराग का जयपुर से दिल्ली जाते समय कार दुर्घटना में निधन हो गया था। होश आते ही बिना विलंब किए जयपुर के लिए रवाना हो गया। ये कहानी मैं यहीं पे समय की मर्यादा के लिए छोड़ रहा हूँ और मैं आपके लिए इसे व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रेषित कर दूंगा, जिससे आप आगे की कहानी समझ सकें। धन्यवाद। मंच में वापस साझा करता हूँ आज की संचालिका उर्मिला जी की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कि सबको अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है। तो यह बात अगर कोई समझ जाता है तो मुझे लगता है कि जीवन में उसे सफलता पाने या सफल होने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो बहुत ही सुंदर भाव लिए आपकी रचना और अवश्य इसको पूरा हम पढ़ना चाहेंगे। जितना जल्दी हो सके आप इसे साझा कर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी इसी कड़ी में मेरा अगला आमंत्रण है आदरणीय अंजू मेहता जी को। तो अंजू मेहता जी का मैं छोटा सा परिचय यहाँ पर देना चाहूंगी कि ये कई वर्षों तक हिंदी की शिक्षिका रह चुकी हैं और जितनी श्रेष्ठ चित्रकारा हैं उतनी ही श्रेष्ठ कवित्री भी हैं। इनके काव्य में चित्रकारी झलकती है और चित्रकारी में काव्य। और अगर इनके सम्मानों की या रचनाओं की बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनेकों पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं और आदरणीय बार बार जो है कई बार सम्मानित भी हुई हैं। तो आदरणीय आपका स्वागत है कि आप आएं और अपनी कहानी का पाठ करें। स्वागत है आपका। आप सबको मेरा नमस्कार और उर्मिला जी, मुझे मंच पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं यात्रा से लौटी हूँ, उसकी खुमारी अभी भी है, तो मैं आप सबको एक अलग दुनिया की सैर कराती हूँ 2 पंक्तियों से पहले। बनके रवानी तू बहता चल, बनके रवानी तू बहता चल, अपनी ही मौज में तू जीता चल। बनके रवानी तू बहता चल, अपनी ही मौज में तू जीता चल। वक्त की दीवारों पर अपने निशान छोड़ तू। जीवन एक हंसी सफर है, इस सफर का मजा लेता चल तू। जी, अब मेरी कहानी गुलदस्ता है।
जिसके विषय में मेरी ये कहानी पूर्णिमा बर्मन जी जो हमारे ग्रुप के लिए साहित्यकार हैं, उनकी पत्रिका अभिव्यक्ति में छपी थी। वहां से ये कहानी अमेरिका स्थित नाटक रेडियो इंडियन थिएटर कंपनी द्वारा उसका चयन करके वर्ल्ड वाइड मीडियम द्वारा उसका पॉडकास्ट 50 देशों में किया गया। तो वो मेरे लिए एक गर्व की बात है कि कहानी उन लोगों ने इस तरह से सिलेक्ट की और उसको पॉडकास्ट किया, और उसका लिंक मैं ग्रुप में आप सबको भेज दूंगी पूरी कहानी सुनने के लिए। तो उसी के कुछ अंश में यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी। घर का कोना कोना बार बार जाकर उसे अपने आप में समेटने की कोशिश कर रही थी। घर छोड़ना क्या सचमुच इतना आसान है? जहाँ जीवन का क्षण क्षण रोए रोए में बसा हो, बहुत ही मुश्किल है। पर हमें तो घर ही नहीं देश भी छोड़ना था। सबसे विदा ले ली, पर अपने पौधों से बिछड़ने की पीड़ा तिल तिल कुटनी पैदा कर रही थी। पौधों से विशेष लगाव यह स्थिति पैदा कर रहा था। क्या लगाव भी इतना कष्टकारी होता है? क्या वह यह अपना हरा भरा सुखदायी साथ फिर से पाऊंगी? अनियंत्रित विचार बेकाबू हो रहे थे। पति देव की नई नौकरी संयुक्त राष्ट्र अमीरात में शारजा शहर में शुरू हुई। नया देश, नया परिवेश, सब कुछ नया नया। हम भारतीय दुनिया के किसी भी स्थान पर अपने जैसा ही वातावरण ढूंढते हैं और अपनी सरजमी को छोड़ते वक्त उसकी माटी और संस्कृति, संस्कार सब कुछ तो अपने साथ लाते हैं। नया घरौंदा परिवेश बनाते समय सब कुछ उसमें रोकने की कोशिश करते रहते हैं। दुनिया के कई देश घूमने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमीरात जैसा साधन संपन्न सुविधाजनक देश कोई और नहीं पाया। पर रह रहकर अपने घर के पेड़ पौधे, उन पर लटकते फल, चहचहाती चिड़ियों का कलरव, रंभाती गाय, गर्मियों में छत पर लेटकर तारों को गिनती रातें, और पेड़ पौधों से सजाकर घर को गुलदस्ते जैसा बनाकर रखना बहुत याद आते हैं। बेटी ने जोर से आवाज देकर पुकारा। झट से गाड़ी में जाकर बैठती हूँ। मन उदास था। कल उसे पढ़ाई के लिए बाहर जाना था। कल का दिन कैसा होगा उसके जाने, यह सोचकर मन की व्याकुलता और भी बढ़ रही थी। बेटी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी सटपट दौड़ाती हुई पौधों की नर्सरी वाले स्थान पर रुकती है। मैडम ले जाइए, जूही है, गुड़हल है, आदि आदि सुनकर मन को ताजगी महसूस हुई। यहाँ यूए के मौसम में पेड़ पौधों के विषय में सोचकर अचंभा लगता है, परंतु जिस तरह से यहाँ के लोगों ने रेत को हरियाली में बदला है, काबिले तारीफ है। जल्दी से कुछ पौधे गाड़ी में रखती हूँ। कल बेटी के जाने की तैयारी के साथ साथ यह काम एक माँ ही कर सकती है। पौधों को ले जाकर बालकनी में रख दिया और उनमें खाद पानी देना ही भूल गई। बेचारे बेजान हो गए थे। मन ने धिक्कारा। उस रोज से उनको सींचने का जिम्मा उठा लिया, क्योंकि बेटी के साथ जो लेकर आई थी। मेहनत रंग दिखाने लगी। सही रख रखाव और देखभाल से पौधे खिल उठे। कार्तिक का महीना, चांद का यौवन, चांदनी का साथ, ऊपर से पछुआ। जूही के फुसफुसाने की आवाज आई। रात की रानी ने भी अपनी सुगंध पर गर्व महसूस कर अकड़ दिखाई। देखना चना, वाह भाई वाह। अलसी ने अपने सिर कलगी बांधी, कर पे करेले की बेल फूलों से भर सबका स्वागत करती नजर आई। लाल गुड़हल की तो बात ही मत पूछो। गुलाब संग में मस्त जोड़ी जो बना दी थी। सफेद चंपा ने चांदनी और खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया था। हिलोरे लेती सदाबहार सबके बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। शांत लिली और पछुआ की थापों पर संगीत छेड़ती मालती सचमुच एक ख्वाब जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन मेरे घर का एक छोटा सा कोना आज गुलदस्ता बन गया था। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना अंजू मेहता जी। बहुत ही गुलदस्ता जैसा आपका शीर्षक है वो पूरा आपने अपनी इस कहानी में निभाया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी रचना सुनाने के लिए। अब अंत में मैं अपनी एक छोटी सी लघु कथा आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी, और जिसका शीर्षक है बात छोटी सीख बड़ी। तो देखिए, जैसे दिवाली आ ही रही है तो उसके लिए तैयारियां सभी की शुरू हो गई हैं, और घर की साफ सफाई के साथ साथ कुछ कुछ नया सामान भी आ रहा है, और सामान के साथ साथ खर्चा भी बढ़ रहा है। तो खर्चे को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, और खर्चे के साथ साथ कितना हम दिखावे की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पर हमें कि जैसे छोटे छोटे बच्चे भी हमें कई बार सीख दे जाते हैं, तो उसी से संबंधित मेरी एक रचना है।
बात छोटी, सीख बड़ी। तो सुनिएगा कि स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और लंच बॉक्स वगैरह उसे बोरिंग लगते थे, लेकिन आज वह उन्हें बड़े ही प्रेम से सहेज रही थी। मेरी 8 वर्षीय बेटी प्रांजल अपने स्कूल के ट्रॉली बैग का हैंडल पकड़कर स्कूल जाने का अभिनय करती हुई बहुत ही रोमांचित हो रही थी। हो भी कैसे नहीं। लगभग 1.5 वर्ष बाद कोरोना महाकाल के प्रकोप का प्रभाव कम होने पर यूएई के स्कूल खुलने का संदेश जो आया था, मैं भी कुछ सुकून का सांस लेती हुई अपने ऑनलाइन शॉपिंग के कीड़े को शांत करने में लगी थी। स्कूल के साथ साथ घूमने की जगहें भी तो खुल रही थी, पर मास्क के साथ। मेकअप का सामान लेने का तो कोई फायदा नहीं। ऐसा करती हूँ कि मैं अपने लिए अच्छा सा ब्रांडेड पर्स ही ले लेती हूँ। बस यही सब सोचते हुए मैं अपना जो मनपसंद सामान है उसकी विश लिस्ट बना रही थी। तभी मेरी नजर प्रांजल के बैग की साइड पॉकेट पर पड़ी, जिसकी ऊपर की किनारी उधड़कर एक तरफ लटक रही थी। ओहो, तुम्हारे लिए भी नया बैग देखना पड़ेगा, यह तो फट गया। कहाँ से मम्मा? चौंक कर अचानक से अभिनय को भूल वह वास्तविक धरातल पर आ गई। परेशानी में इधर उधर बैग को टटोलने लगी। जैसे ही मैंने पॉकेट की तरफ इशारा कर दिखाया तो उसकी परेशानी तुरंत बेपरवाही में बदल गई। मुंह बनाते हुए उसने बड़ी अजीब नजरों से मुझे देखा, जैसे मैंने कोई बेतुकी बात कह दी है। अरे बच्चा, तुम्हारे स्कूल में सब देखेंगे कि फटा हुआ बैग लेकर आई है। और मैं उसको समझाने में लगी थी। मेरी प्यारी मम्मा, यह बैग किसी को दिखाने के लिए नहीं है, मेरी किताबें रखने के लिए है। और रही साइड पॉकेट की बात, तो आप उसे सिल देना। समस्या का समाधान सुझाते हुए वह फुदकती हुई फिर से अपनी काल्पनिक दुनिया में विचरण करने लगी। उस नादान बच्ची के मुंह से ऐसा उत्तर सुन मैं ठगी सी रह गई। एक नजर कभी उसे देख रही थी तो कभी अपने मोबाइल की तरफ, जिसमें 6000 दिरहम के मेरे मनपसंद गुच्ची पर्स खरीदने के मैं पेमेंट ऑप्शन पर थी। तो आशा है मेरा जो मैं बताना चाह रही हूँ आप तक मेरा संदेश पहुंचा होगा। तो इसी के साथ ही अब मैं बुलाना चाहूंगी धन्यवाद ज्ञापन के लिए, तो क्योंकि कार्यक्रम अब समापन की ओर है, तो डॉक्टर आरती लोकेश जी जो कि कार्यक्रम की अध्यक्षा हैं, मंच पर आए और अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। स्वागत है आदरणीय आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला, और बहुत शानदार तुम्हारी कहानी और समय के हिसाब से उपयुक्त, बहुत उपयुक्त भी है और हम सभी के लिए सीखने वाली बात है। और जब हम सीखना चाहें तो यह बात बिल्कुल सच है, हम नन्हे से बच्चे से भी सीख सकते हैं। तो क्योंकि कार्यक्रम पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं कुछ शब्दों में धन्यवाद समाप्त करती हूँ। सबसे पहले तो श्री आलोक कुमार शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक्ट यूनिवर्सल के साथ साथ जो अनुशीलन समूह चलाया है और उसके अंदर जो साहित्य, संगीत, कला, नृत्य, नाटक सबका किस तरह से सबको बढ़ावा मिल रहा है और इन सब के प्रेमियों को किस तरह से मंच मिल रहा है, यह भी एक देखने वाली बात है। और उनकी लगन और श्रद्धा और समर्पण, उस सबको मैं नमन और धन्यवाद करती हूँ। हमारे अनुशीलन ग्रुप की प्रभारी डॉक्टर उर्मिला चौधरी की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जब भी अनुशीलन के कार्यक्रम का विचार बनता है तो कौन कौन उसमें शामिल होगा, पोस्टर बनेगा, मंच संचालन, वो कोई जिम्मेदारी जो है उससे कभी पीछे नहीं हटती। और जबकि पीछे वो भी बहुत अस्वस्थ भी रही हैं, उसके बाद भी उनका योगदान बराबर बना रहता है। और उससे बड़ी बात यह है कि वो इस योगदान का क्रेडिट भी नहीं लेती हैं। तो उनको इस सुंदर मंच संचालन के लिए बहुत बहुत आभार। और आज के सभी सम्मिलित रचनाकार साहित्यकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम जो है
बिना रचना पाठ करने वालों के उसकी कोई शोभा नहीं है। चाहे हम कितना भी बड़ा आयोजन कर लें, अगर वहां पर कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो बेकार है। तो और जैसे कि मैं थोड़ा देर से जुड़ी थी, तो मैं ये अनुमान लगा पा रही हूँ कि शायद सभी उपस्थित रहे होंगे। निशा गिरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवयानी रानी जी, आपकी सुंदर मुस्कुराहट अभी भी मुझे दिख रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनु बाफना, पूरे माहौल को खिलखिलाती हुई, सबको संवारती हुई मुझे दिख ही नहीं है, आपका बहुत धन्यवाद। शालिनी वर्मा जी, आपका कितना धन्यवाद करूं, मेरे कहने पर आप पिछले कार्यक्रम में जुड़ी और अब तो मुझे कहना ही नहीं पड़ा, आप स्वयं जुड़ गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आदरणीय धैर्य नारायण झा जी, जो कि इस कार्यक्रम के अनुशीलन कार्यक्रम के हमेशा स्पॉन्सर भी रहते हैं, क्यू स्टील के मालिक हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूं तो। और आपका सहृदय व्यवहार हमेशा ही हमें मिलता रहता है, आपका सानिध्य मिलता है, बहुत अच्छा लगता है सकारात्मक लोगों से मिलकर और साहित्य को बढ़ावा देने वाले लोगों से मिलकर। आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय अंकिता मित्तल जी, आपको तो नहीं सुन पाई, लेकिन आपकी नन्ही सी गुड़िया को मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। हम कार्यक्रम की जान थी वो नन्ही बच्ची और उसकी कविता। आदरणीय विनीता सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौसर भुट्टो जी, आपकी कविता को मैंने सुना, बहुत बहुत अच्छा लगा और हमेशा ही आप बहुत अच्छा सुनाती हैं। अंजू मेहता जी, जो कि कार्यक्रम का पोस्टर जब तक बना तब तक वो शायद शामिल नहीं हो पाई थी, शायद वो सफर कर रही होंगी और वहां से कनाडा से दुबई की यात्रा करने की व्यस्तता में होंगी, लेकिन फिर भी अवसर मिलते ही हमारे साथ जुड़ी, बहुत अच्छा लगा। और आपकी इस कहानी का आपने मुझे वीडियो भी भेजा था, ऑडियो भी भेजा था पहले, बहुत बहुत बधाई आपको। और इसके अलावा रवि शुक्ल जी, जो कि आबू धाबी में काम करते हुए इस समय भारत में हैं, अपने विद्यालय की ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने विद्यालय के बच्चों के साथ उनको लेकर गए हैं और फिर भी वो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमारा साथ देकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आप सभी महानुभावों का धन्यवाद करते हुए पुनः मिलने की आशा व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हम जिस निर्णय पे पहुंचे थे कि हम 1.5 घंटे की मीटिंग करेंगे, तो हम पूरे समय पर हैं। हमने मीटिंग शार्प 4:30 पे स्टार्ट की थी और अभी आर एट 5:57 नाउ, so we are known to start on time and finish on time. Thank you very much for joining in. अगली बैठक सामने होगी। हम लोग कुछ लोग से नहीं मिल पाएंगे, मगर हम रूबरू मीटिंग करेंगे, जिसमें हम हो सकता है कि हमारे जो गैवलियर्स हैं उनको भी बुलाएं, क्योंकि हमारे राइजिंग स्टार गैवल क्लब की भी 200वीं मीटिंग होगी, वो बैठक है। तो उसमें हम लोग कुछ धमाकेदार करना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि बच्चे सुने कि किस तरह से बड़े लोग प्रस्तुत करते हैं और बड़े लोग सुने कि कैसे बच्चे धमाल करते हैं। तो आप सबको हम आमंत्रित करेंगे उसके लिए। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। उर्मिला जी, आपकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है कि आपने इतने अस्वस्थ होने के बाद भी इतनी सुंदरता से सारे कार्यक्रम को संभाल रखा है। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से उर्मिला जी का स्वागत कीजिए, क्योंकि ये प्रभारी हैं और इन्होंने सच में इसका प्रभार बहुत सुंदर तरीके से संभाल रखा है। और एक विशेष धन्यवाद आरती जी का, जो हमेशा मार्गदर्शन देती रहती हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। उसके लिए बहुत धन्यवाद आरती जी। हमारे प्रायोजक और कवि हृदय जो हमारे धैर्य जी हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद कि आपने सदैव हमें इस तरह का आश्वासन दिया है कि कभी भी कोई मीटिंग होगी तो उसके लिए आप स्वयं प्रस्तुत भी होंगे और आप हमारे को हर तरह से सहायता भी देंगे। जी आरती मैम। आलोक सर, मेरे ख्याल से शायद मैं डॉक्टर मंजू सिंह का धन्यवाद करना भूल गई हूँ। डॉक्टर मंजू सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका दिवाली के ऊपर संभाषण बहुत ही अच्छा था और उसे मैं संस्मरण भी कहूंगी। और आप सभी की रचनाओं को मैं आमंत्रित करती हूँ अनन्य विश्व के अनन्य यूएई चैप्टर के लिए, और जल्दी ही मैं इसकी सूचना भेजूंगी, जिससे कि आप पत्रिका के लिए अपनी रचनाएं भेज सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू रवि जी फॉर ज्वाइनिंग ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। आप पैलेस में हैं, मुझे पता लग रहा है कि आप अपने राजमहल में पहुंच चुके हैं। Thank you so much, sir. See, the gang
Great, sir. All the best to all the children. Do well, children. Do well. Yes, sir. Thank you जी. Yes, yes, sir. सभी को प्रणाम. Thank you, sir. धन्यवाद. आरती मैम, आप अगर 2 मिनट रुक जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. जी जी सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं धैर्य जी? प्रणाम सर, प्रणाम. उर्मिला जी 2 मिनट प्रणाम, रुक सभी जाइए. को प्रणाम.